हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। ऑफ कोर्स अच्छा ही है, सब दिख रहे हैं हंसते हुए। सो चैंपियंस, हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स। बात कर ली थी ऑलरेडी हमने अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल क्यों फेल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल क्यों आ गया वहाँ पे, क्या उसके बारे में पोस्टुलेट्स थे, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, सब हमने देख लिया। आज हम अगेन बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में, दैट इज दी नील्स बोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अभी क्वांटम मैकेनिकल क्या हो रही है ये सब हम समझने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट मॉडल है? वैसे तो इंपॉर्टेंट ही होगा क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। ठीक है, क्या डिस्कवरी थी वो भी हम चेकआउट करेंगे। आज की क्लास वाली मेनली फोकस करने वाली बोर मॉडल के बारे में। ठीक है, उसके बाद जाके फिर हम और भी चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आज की क्लास में हम मेनली बात करने वाले हैं बोर्स मॉडल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है निखिल और मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बोर मॉडल, तो जो नील्स बोर का मॉडल है इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्वांटम ये वर्ड ले लिया है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। सो सॉरी। और मैकेनिकल क्लासिकल कंसेप्ट से ले लिया ऑफ रदरफोर्ड। तो इन दोनों को कंबाइन करा, एक अच्छा ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट बनाया विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एंड डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम तक ये टिका रहा मार्केट में। हम कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये किन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था, पहले वो चीज़ समझते हैं, कहाँ से आई वो चीज़ें उनको देखते, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। सो नील बोर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जो पोस्टुलेट्स हैं, पहले इनको जरा पता कर लेते हैं। इधर क्यों आ रहे हैं पोस्टुलेट्स? यस। तो सबसे पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं जो इन्होंने मैकेनिकल यानी क्लासिकल थ्योरी से लिया था, पुट फॉरवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूक्लियर कंसेप्ट, जिसमें उन्होंने सिंपली यही कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर पे है एक मैसिव सेंट्रल कोर जिसके अंदर सारा का सारा मास है एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, जो कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे रिवॉल्व करते वक्त हमें पता है किसी भी बॉडी को चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा होगा? ये मिल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया सिंपल सा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट जो कि रदरफोर्ड की थ्योरी से ही लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, न्यूक्लियस जो है सेंट्रल है, मैसिव है और सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर। सो दिस इज न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेकंड पोस्टुलेट की विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में नील्स बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ठीक है रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकते हैं, बट मल्टीपल ऑर्बिट्स में से भी सिर्फ वही ऑर्बिट परमिसिबल होंगे या परमिटेड होंगे जिसमें रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना? काफी लंबी सी होगी। चलो इसको डाइसेक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं क्या कहती है। पहले लिख लेते हैं ना। सो ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्बिट्स of an electron around the nucleus, around the only those orbits are permitted
only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 पाई, यानी कि अच्छा यहाँ पे h क्या है, h इज दी प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक वाला प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। ऑल राइट, सो एंगुलर मोमेंटम L h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n टाइम्स, where n is any element of integer family. n can be 1 2 3 but it cannot be 2.7 2.2, ये कोई इंटीजर ही रहेगा। अब नील्स बोर को ये कैसे पता चला, ये कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया, उसको भी समझ लेते हैं, इसकी बैक स्टेज वर्किंग है ना, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, इससे पहले हम बात कर चुके ऑलरेडी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर का एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सो 2 पाई आर शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। क्योंकि ये पार्टिकल है, काफी हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करेगा, है ना, वेव नेचर भी होगा इसका। वेव नेचर होगा तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, वो वेवलेंथ फिर इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए 1 2 3, है ना। तो जितनी वेव्स बनेंगी सब इसी के अंदर बन जाएंगी। सो 2 पाई आर इज सिंपली इक्वल्स टू n लैम्डा, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम बी होता है, बिकॉज ये रेडिएशन है तो इसके पास वेवलेंथ जो होगी हो, इस तरीके से भी कह सकते हैं। So equating 1 and 2, so 2 pi r, इक्वेटिंग लिख दिया मैंने 1 and 2, बट बेसिकली हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में यूज करते हैं। तो इक्वेटिंग वर्ड हटा देता हूं मैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू फर्स्ट, so 2 pi r is equals to n times of h upon mv। तो एक काम करते हैं, mvr, mv को इधर ले जाते हैं, आपके पास बच जाएगा n टाइम्स ऑफ h by 2 पाई, और आप जानते हैं mvr ही एंगुलर मोमेंटम होता है। So that's how नील्स बोर came to this conclusion। इन्होंने क्या करा, वही मैकेनिकल कंसेप्ट भी यूज करा, क्वांटम कंसेप्ट भी यूज करा, तो पता चला कि हाँ क्वांटम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गए दो पोस्टलेट। थर्ड पोस्टलेट पे आते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट, जिसमें सिंपली स्टेट करा कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, तो उसके साथ कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, कॉन्ट्रैरी टू व्हाट रदरफोर्ड सेड, है ना। तो या रदरफोर्ड की फेलियर का जो रीजन था वो यहाँ पर एड्रेस हो गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो नो चेंज इन एनर्जी। Hence stationary orbit. And finally your fourth postulate था, that is known as frequency condition।
जब भी एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जा सकता है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जा सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए। एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो उसके इलेक्ट्रॉन जंप मार के लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, कभी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में नीचे आके गिर रहा है तो एनर्जी ये रेडिएट आउट कर देगा एटम। तो जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेट अस से E2 माइनस E1, ये एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, आप डेल्टा E कह सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल्स टू H into nu. So this is known as the frequency condition of the postulate of Bohr's theory. तो ये चार postulates, उनके पीछे की वर्किंग यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब इस अब इसके बिहाफ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या हो सकता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उनको भी देखते हैं, अप्लाई करते हैं बोर की थ्योरी को हाइड्रोजन एटम के लिए। सो एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। पहले रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो क्लासिकल कंसेप्ट का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यही था कि सेंट्रीपिटल फोर्स is equals to electrostatic attraction force। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे? mv स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा? Q1 Q2 बाई आर। तो K हम यहाँ पे ZE लिख सकते हैं, जिस भी एटम का न्यूक्लियस है उसका चार्ज ये होगा। हम E लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, डिवाइडेड बाय R, फिर R इज अ रेडियस, इनफैक्ट R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर बाय R। तो R इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। बट दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज इसमें रेडियस भी आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रहा है, दोनों ही अननोन है, वो कैसे रह सकते हैं एक इक्वेशन में। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। ऑल्सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंसेप्ट mvr इज इक्वल्स टू nh/2 यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू कह सकता हूँ, इट इज इक्वल्स टू नहीं, वेलोसिटी क्यों, हम तो रेडियस की बात कर रहे थे ना, पहले रेडियस ले लेते हैं। यहाँ से मैं रेडियस कह सकता हूँ, इट इज इक्वल्स टू nh/2πmv। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेट कर लिया जाएगा इसको, इक्वेटिंग 1 and 2, व्हाट कैन वी हैव? वी कैन हैव KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू nh/2πmv। कुछ कैंसिल आउट होता दिखाई तो नहीं दे रहा है, सिर्फ वेलोसिटी के अलावा। तो वेलोसिटी का एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2πKZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH इंटू m, नहीं m तो कैंसिल आउट हो गया है ना, m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। So 2πKZE square divided by NH simply becomes the velocity। अब आप इस velocity के एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस velocity को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। So I'll get the expression for radius also। एक काम करते हैं, इसको यही लिख लेते हैं। R बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πK ZE स्क्वायर इंटू m। b की वैल्यू यहाँ पे डाला, NH ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, 4π स्क्वायर KZE स्क्वायर इंटू m। दैट्स करेक्ट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। बट घबराइए मत, इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कोई इतने बड़े एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है वो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एन। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। सो एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, ये हमें यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसको मैं एक बार डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। important thing which we need to remember, again an important thing which we need to remember for MCQ type based questions। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। जैसे इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अगर हम रेडियस कंपेयर कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, रेडियस कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट का टू दैट ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ये रेशियो आना चाहिए 1:2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि 1:4:9, आगे भी होता तो 1:16:25 एंड सो। वेलोसिटी कंपेयर कर रहे हैं, वेलोसिटी 1:2 वेलोसिटी 2 वेलोसिटी 3, रेशियो आता 1:1/2 1/3 1/4 एंड सो। तो इस टाइप से आपके एक्सप्रेशन या रिलेशनशिप पूछा जा सकता है। हमने रेडियस की बात कर ली, हमने वेलोसिटी की बात कर ली, तो क्यों ना हाइड्रोजन एटम के रेडियस निकाला ही जाए। सो फॉर हाइड्रोजन एटम वी नो दैट एक ही ऑर्बिट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा, एटॉमिक नंबर भी उसका 1 है, तो आर की वैल्यू जो निकल के आती है वो एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको बोर्स रेडियस भी कहा जाता है। इसलिए हमने क्या करा, जो रेडियस का एक्सप्रेशन ना वहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दी, z की वैल्यू 1 डाल दी, तो जो सारे पैरामीटर्स जो कांस्टेंट्स उनको डालने के बाद ये वैल्यू बच जाती है विच इज नोन एज बोर रेडियस। हमसे कोई पूछता अच्छा हाइड्रोजन एटम के अंदर जो सेकंड ऑर्बिट है उसका रेडियस पता लगाओ, ठीक है पता लगा लेते हैं। तो जो सेकंड ऑर्बिट होगी वो क्या होगी 0.53 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है, तो 0.53 इंटू 2 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, जो भी वैल्यू आएगी आप लिख देंगे। सबको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। ऐसे अगर वेलोसिटी की बात करें, सो वेलोसिटी की जब सारी वैल्यूज डाली जाती है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है c/137n। अगेन n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर v फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो ये हो जाएगी c/137, सेकेंड ऑर्बिट की बात की जाए तो हो जाएगी c/137 इंटू 2, थर्ड ऑर्बिट की बात की जाए तो ये हो जाएगी c/137 इंटू 3। ऑफ कोर्स वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में ही यहाँ पर आएगी। तो दैट्स हाउ हम बोर्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे, बोर के कंसेप्ट को लगाते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी में जब भी बात चलती है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 12mv² होती है। अब ये कैसे निकालें, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे हम वापस जाएं अगर, तो ये है mv² इज इक्वल टू kZe²/r, तो हाफ ही तो करना है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी kZe²/2r। दैट्स करेक्ट, सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं U, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है ऑलवेज नेगेटिव होती है, k इंटू ZE इंटू E/r। दैट्स इट। हाँ ऑफ कोर्स r² तो फोर्स में आता है, यहाँ पे आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ kZe²/r। अच्छा हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है, अगर हम कंपेयर करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी E, इट इज सिंपली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आएगा माइनस kZe²/2r। इन दोनों को ऐड कर देंगे,
k z e square by r और नेगेटिव में और प्लस k z e square by 2r, तो यू विल गेट माइनस k z e square by 2r, तो विच अगेन सिग्निफाइज कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव एंड इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत आसान चीज है, टोटल एनर्जी की बात करनी है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन लगा दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका डबल कर दो और माइनस साइन लगा दो। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आती है, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, खुद से वो छोड़ के नहीं जा सकता। आपको याद है चीज पहले ही पढ़ चुके हैं आप, कहाँ पे, क्लास 11 में, चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, जब आप बात करते थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, वो भी नेगेटिव आती थी, याद है ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को तो फिर वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा या अगली ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे टोटल एनर्जी भी क्या आती है, नेगेटिव आती है। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, k z e स्क्वायर अपॉन 2, r हमने क्या निकाला था, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ऐसा कुछ था। तो एक्सप्रेशन ऐसे बड़ा किया जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही पैरामीटर्स का यूज करता है। इसका भी हम यूज करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एक बार लिख लेते हैं 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 माइनस साइन n स्क्वायर h स्क्वायर 2, इसका भी हम यूज करेंगे। आज तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम सीरीज के बारे में बात करेंगे, याद है ना, वही 11th क्लास केमिस्ट्री, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, हम यहाँ से सीरीज का डिस्कशन शुरू करेंगे, वहां पे इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये मोरलेस के सारे पोस्टलेट्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, हमने एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन जब हम सीरीज पढ़ेंगे इन दी अपकमिंग क्लास। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, राइट, कंसेप्ट को समझिए, चीजें आसान है, इंटर रिलेटेड है, बट आपको एक क्लैरिटी चाहिए थॉट की कि सामने जब आपके क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, तो कौन सा फॉर्मूला कैसे पुट करना है और कैसे यूज करना है। थोड़ा गला भी खराब हो गया ना ज्यादा बोलते हुए, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।